हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 8 बल तथा दाब। देखो, ये कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि किसी जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील रखने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? हालांकि हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किस गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है? क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकता है? चित्र 8.1 इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमी कर दिया जाता है अथवा इस गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। और बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। आप देखो कि 8.1 बल, अपकर्षण या अभिकर्षण। उठाना, बोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करें। ए में देखो गोली गोल को बचाते हुए, बी में देखो हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए और सी देखो क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए। अब देखो क्रियाकलाप 8.1, इसमें हमें क्या करना है? कुछ स्थितियों का वर्णन कर रखा है, जैसे मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? धक्का देना या खींचना या उठाना। तो इसमें क्या कौन सा कार्य व्यक्त किया जाता है? अपकर्षण या अभिकर्षण। इसी प्रकार के अन्य जो उदाहरण है उसको हमें इसमें बनना। तो देखो, क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण खींचना या अपकर्षण धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम इसे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षण करना पड़ता है? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, जिसे अभिकर्षण अथवा खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु को दी गई गति बल लगाने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है? आइए इसका ज्ञात करें। 8.2 बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। चित्र 8.2 ए में क्या उसकी स्थिति के कारण कार गति में आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। पर लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ करती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। अब देखो, जैसे प्रथम अवस्था में देखो एक व्यक्ति कार के पीछे खड़ा है, तो इस अवस्था में कार की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दूसरी अवस्था में जब वो कार के पीछे कार को धक्का लगाएगा तो उसकी जो दिशा में क्या है, उसकी जो गति में वो परिवर्तन होगा। स्थिर अवस्था से वो जो कार है वो क्या गति अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और ये जब तक कार्य करते रहना है, जब तक करता रहेगा तो उसकी गति और चलती रहेगी। और जब वो उस अवस्था से संपर्क टूट जाएगा या उसको धक्का देना बंद कर देगा तो वो फिर विराम अवस्था में आ जाएगी। इसी प्रकार देखो चित्र 8.3 में 3 स्थितियां जिसमें से संभव तो आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र 8.3 ए में दो लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही है? खींच रही है या धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है। जबकि
8.3 बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रहा है, और इसी प्रकार चित्र 8.3 में गाय तथा जो आदमी है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को खींचते प्रतीत हुए। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। अब देखो बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयास करें। क्या आपने कभी रस्साकशी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचती है। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयास करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खींचता। क्या यह चित्र 8.3 बी में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अतः वे वही खेल में विजयी होती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या समझाता है? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 2 में जब आप तथा अपने मित्र के भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। क्रियाकलाप 8.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था? स्मरण कीजिए कि रस्साकशी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से का बराबर बल लगा पर खींचता है तो रस्सी किसी भी दिशा में नहीं जाती। इस प्रकार हमें सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए यदि बल लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। 8.4 बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाते हैं। किक लगाने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है, उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। इसके द्वारा लगाए गए बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गोल गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की दिशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है? आइए ज्ञात करें। अब हम कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजय चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देता है। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलता है। क्या इस स्थिति में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। गति की अवस्था। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा में से किया जा सकता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है अथवा गतिशील हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करें। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अब देखो 8.5 बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है।
देखो श्रेणी 8 में प्रेक्षणों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है। जब गूथे आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हो तो क्या होता है। इन सभी उदाहरणों से आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि गेंद किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु को चाल में परिवर्तित कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इसमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। अब देखो क्रिया 8.6 संपर्क बल। संपर्क में पहला बल है पेशीय बल। क्या आप मेज पर रखी किसी वस्तु को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं। क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपको शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। वह संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है। यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हम मांसपेशियों के क्रिया के स्वरूप लगाने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। देखो पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति या तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आप पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया में पेशीय बल कार्य करता है। आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया में को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित है। हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बतला सकते हैं। देखो पशु भी अपने शरीर क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल घोड़े गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। चित्र 8.9। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहा जाता है। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी है, आइए इसका पता लगाते हैं। दूसरा देखो घर्षण। अपने कुछ अनुभव को स्मरण कीजिए कि फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीमी धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी क्या है, धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इसकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है। क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श पर गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी अथवा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने के पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए यदि यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 9 में प्राप्त करेंगे। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या आवश्यक है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। आइए पता लगाएं। देखो 8.7 असंपर्क बल। पहला है चुंबकीय बल। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है। क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है। ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है। कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है। एक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। दूसरा असंपर्क बल का उदाहरण स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। तो देखो
कागज की शीट को रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ आवेशित अपारजित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। अध्याय 12 में विद्युत आवेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला बल देखो, गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर गति या कभी-कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ होता है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? बल कौन सा है? देखो, वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को हम क्या कहते हैं? केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे कि हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी पर ही गुणन नहीं, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है।